हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट किंग। अगर आप एक्सेल को यूज़ करते हो और अब तक आपको पाइवट टेबल्स और डैशबोर्ड प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता, तो ऑनेस्टली बताऊं तो आप सिर्फ एक्सेल का 30% ही यूज़ कर पा रहे हो। आज के इस वन शॉट में लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे रॉ डेटा को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाके डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से लेके कॉर्पोरेट लेवल तक। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तो उसके बाद आप खुद ही अपने लिए एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना पाओगे जो आप अपने इंटर्नशिप रिज्यूमे में कॉन्फिडेंटली दिखा सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको हमारे स्क्रीन पे एक डेटा सेट दे रखा है। मैंने ये डेटा सेट जो पिछले लेक्चर में अपन डेटा क्लीनिंग पढ़ रहे थे उसी में से किसी एक शीट का उठाया, प्रोडक्ट नाम का डेटा सेट है। और इस एक्सेल फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाइए वहाँ से इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कीजिए और इस डेटा सेट को ओपन कर लीजिए। एक ही शीट होगा प्रोडक्ट नाम से। आज हम इसी डेटा सेट पे डैशबोर्ड बनाने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली डैशबोर्ड होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो डैशबोर्ड बेसिकली एक जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, चार्ट्स होता है, टेबल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली आपको जैसे कोई बड़े सा डेटा है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसके अंदर से आप क्या यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो, क्या आप फ्यूचर ट्रेंड्स निकाल सकते हो, क्या आप एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो, ताकि आप किसी कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सको। तो डैशबोर्ड का बेसिकली ये काम है, किसी भी डेटा के अंदर से इंसाइट निकाल के, यूजफुल इंसाइट निकाल के आप अपने कंपनी के मैनेजर या बॉस को प्रोवाइड करते हो, ताकि वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में प्रॉफिट को गेन कर सके। तो चलिए कैसे बनाते हैं डैशबोर्ड, आज हम शुरुआत करते हैं। तो आपको ये डेटा सेट दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम का शीट है और ये एक्सेल फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और ओपन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अब डैशबोर्ड कैसे बनाओगे। तो ये डेटा पूरी तरह से क्लीन्ड है। डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए, कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होने चाहिए, कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉलम या रो में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप में इनकरेक्शन नहीं होना चाहिए, मिसमैच डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है आपने उसे क्लीन करना है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। आपने डेटा क्लीन कर लिया, फिर डेटा क्लीन करने के बाद तब आप उस डेटा से, जो क्लीन्ड डेटा होता है, फाइनली जो प्योर डेटा बचता है, उस डेटा से आप डैशबोर्ड बनाते हो। और फिर उस डेटा से जो डैशबोर्ड बनता है उससे आप इंसाइट्स निकालते हो। तो डेटा क्लीनिंग अगर आपने नहीं सीखा है तो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेटा क्लीनिंग सिखा रखा है। आप जाइए, उस डेटा क्लीनिंग वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पहले उस डेटा क्लीनिंग वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए और तब अच्छे से एक्सेल डैशबोर्ड को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ डैशबोर्ड कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले डेटा सेट दे रखा है, ठीक है। डेटा सेट दे रखा है, इस डेटा सेट दे रखा है। तो पहले आप डैशबोर्ड स्टार्टिंग में कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपने कहीं पे भी सेलेक्ट कर लिया, आपने कंट्रोल ए दबाया, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। आप इंसर्ट बटन पे जाओगे, ठीक है। पाइवेट टेबल्स आपने दबाया, पाइवेट टेबल्स आपने पाइवेट टेबल्स पे दबाया, तो ये शो कर रहा है कि अब जो अगला आप जो पाइवेट टेबल अब बनाना चाहते हो इस डेटा के बेसिस पे, वो किस शीट पे बनाना चाहते हो, न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी शीट के, मतलब डेटा के उस साइड में, बगल में, इस साइड में, ठीक है, यहाँ कहीं, या फिर न्यू वर्कशीट पे। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे को पाइवेट टेबल्स बनानी है, तो मुझे न्यू वर्कशीट पे ही ले जाओ, वही बेटर रहेगा। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पाइवेट टेबल्स बनाएं हमेशा न्यू वर्कशीट पे जाए। आपने न्यू वर्कशीट पे टिक रहने दिया, आपने ओके दबा दिया, ये कुछ इंटरफेस खुल गया शीट वन नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले ये पाइवेट टेबल्स कुछ इस तरीके से बनता है और ये तो पाइवेट टेबल्स की शुरुआत है। यहाँ पे आप पाइवेट टेबल्स बनाओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेटा का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम डेटा में किस किस चीज़ को सेलेक्ट करके पाइवेट टेबल्स बनाने वाले हैं। तो मैं वापस से गया प्रोडक्ट पे, ठीक है, ये डेटा सेट है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारे डेटा सेट में क्या क्या है। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट ब्रांड है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, डिफरेंट डिफरेंट वॉशिंगटन क्रीम, सोडा, ब्लू लेवल कैंड, ये डिफरेंट डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं।
प्रोडक्ट के SKU, जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है वैसे एक SKU नंबर होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो यूरोपियन कंट्रीज होती है वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता है। प्रोडक्ट आईडी तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इन प्रोडक्ट का SKU नंबर भी होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस, प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट का वेट दे रखा है। ये भी दे रखा है कि प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है या नहीं है, तो 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं है तो 0 से, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था कि डेटा क्लीनिंग आप कैसे करते हो, तो आपने वहाँ से देखा ही होगा ज़रूर। तो इस बेसिकली मैं इस डेटा का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें क्या-क्या है, प्रॉफिट है, कि जैसे इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितनी प्रॉफिट है, लो फैट में किस कैटेगरी में आता है, रिसाइक्लेबल है या नहीं, प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितना है, ठीक है, SKU नंबर कितना है। तो ये बेसिकली एक सेल्स डेटा है। ये पता कर रहा है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो कितनी सेल हो रखी है, ठीक है। अलग-अलग ब्रांड के वॉशिंगटन, ब्लू लेवल, ग्रीन रिबन, किंग, क्वीन अलग-अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं और उनकी अलग-अलग प्रोडक्ट आईडी भी दे रखी है। तो इस डेटा के बेसिस पे मैं क्या बनाऊँगा यहाँ पे डायनेमिक डैशबोर्ड बनाऊँगा। लेकिन डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाइवेट टेबल्स बनानी होंगी डिफरेंट डिफरेंट कैट क्राइटेरिया के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे। क्योंकि आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता हो, तो चलो मैं बता देता हूँ कि जो एक डायनेमिक डैशबोर्ड होता है, पता है वो क्या होता है? एक डायनेमिक डैशबोर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पाइवेट टेबल्स व्हिच इज़ मेड ऑन डिफरेंट कंडीशन। मतलब आप कम से कम 5, 6, 7 या फिर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पाइवेट टेबल्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे बनाओगे, उस सभी पाइवेट टेबल्स के कॉम्बिनेशन को मिला के हम एक डायनेमिक डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रोडक्ट नेम वर्सेस प्रोडक्ट ब्रांड का एक पाइवेट टेबल बनाया, ठीक है। रिटेल प्राइस वर्सेस प्रोडक्ट नेम का एक पाइवेट टेबल बनाया, इसके कुछ ग्राफ बनाए, इसके कुछ ग्राफ बनाए। ऐसे करके मैंने 5 से 6 पाइवेट टेबल्स बनाया, ठीक है। जैसे मैंने ब्रांड वाइज़ प्रोडक्ट काउंट किया, ठीक है, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस वर्सेस ब्रांड का पाइवेट टेबल्स बनाया। वैसे ही मैंने बनाया जैसे ब्रांड वाइज़ प्रॉफिट एनालिसिस, इसके लिए एक अलग पाइवेट टेबल बनाया। फिर मैंने बनाया रिसाइक्लेबल वर्सेस नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे इसमें 1 है, नॉन रिसाइक्लेबल के लिए 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट पाइवेट टेबल्स बनाए और उन्हें सभी डिफरेंट पाइवेट टेबल्स में जो मैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स और फिल्टर स्लाइसर्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वो सबको जो कंबाइन करके एक फाइनल शीट पे मैं जाके जब मैं उन सभी के चार्ट्स को एक साथ रख के एक कैटेगरी ऑफ फिल्टर या स्लाइसर्स का यूज़ करके उन्हें जब कंबाइन करूँगा आपस में, तो वो मेरा होगा फाइनल डायनेमिक डैशबोर्ड, जहाँ से मैं ब्यूटीफुल इनसाइट्स निकाल सकता हूँ, यूज़फुल इनसाइट्स निकाल सकता हूँ, ताकि मैं अपनी कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं पाइवेट टेबल्स बनाना शुरुआत करता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कम से कम 6 से 7 या फिर 8 पाइवेट टेबल्स बनाएँगे, ठीक है। और उन सभी को मैं फाइनली कंबाइन करके एंड टू एंड डायनेमिक डैशबोर्ड बनाऊँगा और फिर आपको उस डैशबोर्ड को रन करके दिखाऊँगा रियल टाइम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शीट 1 पे था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इस स्टेप पे कैसे आना है। फिर से मैं बता देता हूँ। आप यहाँ आ गए, कंट्रोल ऑल आपने दबाया, इंसर्ट टैब में जाके पाइवेट टेबल आपने दबाया, आपने यहाँ से ओके दबा दिया था। ओके दबाने पे ये सब कुछ एज़ इट इज़ रहने देना, कुछ मत चेंज मत करना। ओके दबाओ, फिर आप नए शीट पे आ जाओगे। तो मेरा ऑलरेडी एक पाइवेट टेबल के लिए शीट बन रखा है, पहले मैं उस पे काम करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे लेबलिंग कर लो। इस पाइवेट टेबल का क्या नाम रखना चाहोगे? पहले मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज़ ऐड कर देता हूँ। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मैं इस पाइवेट टेबल में कुछ एक्स्ट्रा रोज़ ऐड कर दिया। अब मैं इसकी हेडिंग का नाम लिख दूँगा, उसे ब्यूटिफिकेशन भी कर दूँगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक काम करता हूँ ऐसे नहीं, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इलस्ट्रेशन में गया, शेप्स में गया और आप यहाँ से रेक्टेंगल यहाँ पे खींच लो, रेक्टेंगल बोर्ड, ठीक है? रेक्टेंगल कलर का शेप, रेक्टेंगुलर शेप का। यहाँ पे आपने एक शेप ले लिया। कैसे किया फिर से बताता हूँ। आपने कहीं भी सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में गए, शेप्स में गए, मैंने इस रेक्टेंगुलर शेप को ले लिया और मैं अब इसी शेप पे लिखूँगा।
क्या लिखूंगा कि इस पाइवेट टेबल का नाम क्या होने वाला है। तो मैं बेसिकली इसका नाम दूंगा, मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट, कि हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्ट सेल हो रखे हैं उनका मैं काउंट करूंगा। ब्रांड वाइज, एक मिनट, ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, मैंने एंटर दबाया। अब मैं क्या करूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा अच्छा, मैंने इसे सेलेक्ट किया ऐसे। ठीक है, होम टैब में गया, सबसे पहले मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, इसे मैं सेंटर पे लाऊंगा। ठीक है, नीचे की ओर। अब ये सही लग रहा है। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो। क्या करूँगा, मैं ऐसे ही जाऊँ, शेप फॉर्मेट में गया। ठीक है, शेप इफेक्ट में गया, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, प्रीसेट पे गया। फिर मैंने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो शेप फिल कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने ये कलर चेंज कर लिया। अब इसकी जो हेडिंग है थोड़ी अच्छी दिख रही है। और आप चाहो कि मैं ये जो ग्रिड लाइंस आपको दिख रही है, ये लाइन दिख रहे होंगे, ये ग्रिड लाइंस, ये जितने भी ग्रिड लाइंस हैं इन्हें आप ऑफ करना चाहते हो तो कैसे हटाओगे, कहीं भी सेलेक्ट कर लो, व्यू टैब पे जाओ। ठीक है, एक मिनट, व्यू टैब पे गए, फिर ग्रिड लाइंस स्टिक को अनटिक कर दो। देखो ग्रिड लाइंस गायब हो गए। ठीक है, वापस से होम विजार्ड पे आ जाओ। तो पहला पाइवेट टेबल मैं बनाना सिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो पहला ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट, इसमें मैं क्या करूंगा कि रो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है आपके टेबल के, आपके टेबल्स में जितने कॉलम्स अवेलेबल थे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि आप कौन से कॉलम वर्सेस कौन से कॉलम का पाइवेट टेबल्स यहाँ पे बना सकते हो। ये पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है। तो पहला मुझे बनाना है ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले तो रोज में मैं प्रोडक्ट के ब्रांड को रखूंगा, रोज में प्रोडक्ट के ब्रांड को। ठीक है, फिर वैल्यूज में मैं रखूंगा काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रांड वाइज प्रोडक्ट को काउंट कर रहा हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट के ब्रांड को रख दिया। ठीक है, लेकिन अब जितने भी प्रोडक्ट की आईडी है उन्हें मैं काउंट तो करूंगा ना। तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, इसमें वैल्यूज में रखूंगा। आप याद रखो, चाहे भी काउंट हो, सम हो, एवरेज हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, किसी भी वैल्यू का कोई डिफरेंट ऑपरेशन लगा के ऐसा कैलकुलेट करने को कह रहा हो कि सम ऑफ दिस, काउंट ऑफ दिस, एवरेज ऑफ दिस, तो आप उस सेक्शन को, उस पर्टिकुलर कॉलम को हमेशा वैल्यूज में रखोगे। ठीक है, आप हमेशा उसे वैल्यूज में रखोगे। ठीक है, और रोज में आपने उस कैटेगरी को रखा कि जिसके बेसिस पे आपको काउंट करना है। तो मुझे काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी रखना है, ये तो सम है। मैं यहाँ से चेंज करूंगा, चेंज कैसे करूंगा, इस कॉर्नर पे आया, ये ड्रॉप डाउन दबाया मैंने, यहाँ वैल्यूज फील्ड सेटिंग, आप इस पे क्लिक करो। आप यहाँ पे सम को छोड़ के यहाँ पे काउंट को सेलेक्ट करके ओके दबा दो। देखो काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी हो गई। ठीक है, अब चलिए फिल्टर्स देखते हैं। फिल्टर्स बेसिकली वो होता है कि फिल्टर्स के बेसिस पे आप फिल्टर कर करके पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फिल्टर ले लिया प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम मैंने फिल्टर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और एक दो रोज ऐड कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा नीचे आ जाए। इसे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक, अब सही लग रहा है। मैंने फिल्टर ले लिया। अभी फिल्टर से क्या काम होता है, आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम है। ठीक है, आपने क्या किया, आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट नहीं करना, आपने चाहा कि मैं ये एक देखूं, या फिर कंट्रोल दबा के दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, इन इन 6 प्रोडक्ट का पहला, पहले 3, फिर 4, 5, 6, फिर 8वां। ठीक है, आप चाहो कि इन 6 प्रोडक्ट का जो मैंने टिक कर रखा है, इन 6 के 6 प्रोडक्ट्स का मैं देखूंगा रिजल्ट।
पाइवेट टेबल्स में, तो आपने ओके दबा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है कि इन 6 प्रोडक्ट का कितनी काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी है। जैसे एडीजे नाम का प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है, ठीक है। काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी मतलब इस कंपनी से इतने प्रोडक्ट सेल हो रखे हैं, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है कि ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट, मतलब हर एक ब्रांड में जो कितने प्रोडक्ट हैं वो मैं काउंट कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि एडीजे में काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी में पर्टिकुलर उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। फिर एक्रोन में 2 है, अमेरिकन में 3, मतलब इतने कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आईडी हैं इन इन कंपनी में। जैसे अमेरिकन में 3 प्रोडक्ट्स आईडी हैं, एक्रोन में 2 प्रोडक्ट आईडी हैं और एडीजे में 1 प्रोडक्ट आईडी है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वापस से क्या फिल्टर्स में, अब मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ अमेरिकन कॉर्न कॉर्न बीफ और अमेरिकन बीफ बोलगोना इन दोनों कंपनी को देखना चाहूँ, ठीक है। चलिए मैं देखते हैं यहाँ पे, आप देखो, या फिर चलो मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमेरिकन लो फैट बोलूँगा, अमेरिकन लो फैट कोल, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शंस को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया मैंने। मैं सिर्फ इस 2 ऑप्शंस का देखना चाहूँगा पाइवेट टेबल्स में रिजल्ट। मैंने ओके दबाया, देखो वो दोनों कंपनी सेम ही है क्योंकि अमेरिकन कंपनी के अंतर्गत ही आती है, उसी की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो सिर्फ अमेरिका पे टिक हो गया। और उसमें क्योंकि मैंने 2 को सेलेक्ट कर रखा है, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए 2 डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। चलिए मैं वापस से सभी को सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके दबा दिया, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। चलो सेलेक्ट हो गए, अब क्या करोगे, अब मैं इनका थोड़ा डिज़ाइन अच्छा कर देता हूँ। डिज़ाइन पे गया, पाइवेट टेबल डिज़ाइन में, यहाँ पे ऊपर गया मैं, डार्क में बगल में बढ़िया डिज़ाइन मेरे को लग रहा है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बारी है चार्ट्स की। तो चार्ट्स कैसे बनाऊंगा, ग्राफ्स की। पाइवेट टेबल पे आप क्लिक करके रखो, ठीक है। पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाओ, यहाँ पे आप पाइवेट चार्ट पे क्लिक करो। पहला चार्ट मैं बताऊंगा, जैसे कॉलम चार्ट में, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में ले लेता हूँ, मैंने ओके दबा दिया, ये चार्ट आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चार्ट को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हो। जैसे चार्ट्स पे जितने भी ये फील्ड बटन्स दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं फील्ड बटन। जैसे प्रोडक्ट नेम, काउंट प्रोडक्ट, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, लेकिन आप इन्हें यहाँ से हटा दो क्योंकि मैंने फिल्टर्स ऑलरेडी दे रखा है। आप और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी इन सभी में ऐड कर सकते हो। चाहे आप वैल्यूज़ में ऐड करो, रोज़ में ऐड करो, फिल्टर्स में आप एक से ज़्यादा आइटम्स को ऐड कर सकते हो। तो आप पहले इस फील्ड बटन को यहाँ से हटा दो, जितने भी फील्ड बटन्स हैं। मैंने किसी एक पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रिमूव फील्ड नहीं करना, हाइड हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन द चार्ट, इसे क्लिक करना है। सारे फील्ड बटन हट गए। और ब्यूटीफाई करना है अपने ग्राफ को, प्लस पे जाओ, फिर आप क्या करोगे, ग्रिड लाइंस को हटा दो, ठीक है। टाइटल और लेजेंड को रहने दो। अब आपका ग्राफ काफ़ी सही दिख रहा है। अब आप चाहो तो अपने जो टाइटल है उसे रीनेम कर दो, आप ये लिख दो ब्रांड वाइज, जो मैंने हेडिंग लिख रखा वही लिख दो, ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट, OUNT, ठीक है। आपने ये लिख दिया। आपने इसे सेलेक्ट किया, होम में गए, ठीक है। आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया ब्लू कलर का, ठीक है। आपने इसे बोल्ड भी कर दिया, सही लग रहा है। आप चाहो तो अपने चार्ट को थोड़ी ब्यूटीफाई कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ इस कलर में जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रॉपरली विजिबल नहीं है। तो मैं इसे सोच रहा हूँ थोड़ा डिज़ाइन दे देता हूँ ताकि और बेटर दिखेगा। जैसे मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी पे क्लिक करूँगा, इसके बॉर्डर को थोड़ा हाईलाइट करना है। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे गया, इसे क्लिक कर सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे गया, सॉरी फॉर्मेट पे गया। अब मैं यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाऊँगा, शेडो पे जाऊँगा और आउटर वाला सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा कि एक पाइवेट टेबल्स में आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो इसे हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं स्लाइसर्स को कुछ ऐड करता हूँ, देखते हैं स्लाइसर्स के बारे में। स्लाइसर्स को ऐड करता हूँ, तो आप स्लाइसर्स कैसे ऐड करोगे, तो स्लाइसर्स देखने के लिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पाइवेट टेबल पे सेलेक्ट करना है, पाइवेट टेबल एनालाइज ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर्स। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कितने स्लाइसर्स सेलेक्ट कर लूँ, तो मैं जैसे प्रोडक्ट ब्रांड मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक लो फैट ले लिया उसके कैटेगरी के बेसिस पे, फिर रिसाइकलेबल ले लिया, ठीक है। फिर अब मैं देखता हूँ और मैं क्या ले सकता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, वेट रेंज, आप प्रोडक्ट के वेट को भी ले सकते हो। चलो मैं इन पांचों को ले लेता हूँ। अब जितनी मर्जी उतनी स्लाइसर्स आप ले सकते हो, आपने ले लिया, ठीक है। सभी स्लाइसर्स को आप किसी एक पोजीशन पे ले आओ, ठीक है। स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर दूं। एक काम करता हूँ, मैं इस रिसाइकलेबल को हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इन चारों को, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट वेट, इन चारों को मैं रखता हूँ स्लाइसर के तौर पर, ठीक है। अब जैसे मैंने इन्हें सेलेक्ट किया इन चारों को, ठीक है। स्लाइसर्स में गया, मैं इनके हाइट को, स्लाइसर्स के हाइट को थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ से कंट्रोल ऑल दबा के मैं कर सकता हूँ। कैसे करना है, एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के दूसरे को सेलेक्ट किया, तीसरे को, फिर चौथे को। अगर आप एक बार में ऐसे करोगे तो ये गायब हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक एक करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो यहाँ पर। जैसे आपने इसे 2 बार कर दिया, फिर इस पर सेलेक्ट किया, फिर आपने इसे 1 बार या 2 बार कर दिया ऐसे करके, फिर आपने इस पर सेलेक्ट किया, फिर इसकी आपने हाइट को थोड़ी और कम कर दी, फिर आपने इस पर सेलेक्ट किया, इसकी भी हाइट को थोड़ी और कम कर दी। अब आप एक काम करो, अब आप चाहते हो कि मैं इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करूँ, कैसे होगा, एक को दबाया, कंट्रोल दबाया, तीसरा, चौथा। अब आप यहाँ से इन चारों की हाइट पे थोड़ा सा कम कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो इन चारों को ग्रुप कर सकते हो, आपने ग्रुप कर दिया। अब एक साथ अब आप इन्हें मूव कर सकते हो, जैसे आपने मूव करके आप यहाँ ले आए, ठीक है। आपने मूव कर दिया, मूव कर दिया। अब आप चाहो कि फिल्टर स्लाइसर जो है इन्हें मैं थोड़ी कलरिंग कर दूँ, पहले मैं इनकी पोजीशन थोड़ी ठीक कर देता हूँ। जैसे मैं पोजीशन यहाँ पे ठीक कर दूंगा, अभी रैंडमली पोजीशंस को सही कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ताकि अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। अब मैं इन चारों को कलर करता हूँ। जैसे मैं स्लाइसर में गया, बढ़िया कलर चूज़ करूँगा, जैसे पहला ब्लू ले लिया, दूसरे के, चलो इसको ब्लू नहीं से ऑरेंज रखते हैं, दूसरे वाले को सेलेक्ट किया, ग्रीन ले लिया, तीसरे वाले को मैंने ब्लू दे दिया, चौथे वाले को येलो दे दिया। तो आप कुछ इस तरीके से, जैसे आप अपने स्लाइसर्स को सेलेक्ट करके कलरिंग कर सकते हो, उनकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो, अपने ग्राफ को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कलर एनहेंसमेंट कर सकते हो, उसको बॉर्डर दे सकते हो, अपने हेडिंग को ब्यूटीफाई कर सकते हो। ये आपका हो गया पाइवट टेबल, ग्रैंड टोटल भी दे रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि आप पाइवट टेबल्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हम ऐसे ही सिमिलर तरीके से कम 5 से 6 और पाइवट टेबल्स बनाते हैं, और फिर हम डायनेमिक डैशबोर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पाइवट टेबल 1 बना लिया, पहला पाइवट टेबल हमने बना लिया, और मैंने इसमें कुछ इंसाइट्स भी ऐड कर दिए हैं। आप ऐड कर सकते हो, कैसे करोगे, आप इंसर्ट में जाओ, ठीक है। आप इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में जाके शेप लेके, यहाँ से कोई सा भी शेप लेके आप उस पर टाइप कर सकते हो। तो पहला पाइवट टेबल से मैंने क्या इंसाइट निकाला, इंसाइट बेसिकली इसका, इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो बेसिकली मैं ब्रांड वाइज प्रोडक्ट को काउंट कर रहा हूँ। तो मेरे को इंसाइट ये मिला कि विच ब्रांड कंटेन्स द मोस्ट प्रोडक्ट, कि इसमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कंटेन कर रहा है, क्योंकि मैं हर एक ब्रांड का प्रोडक्ट आईडी को काउंट कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट आईडी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो यूनिक ही रहता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि किस ब्रांड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो ये कैसे पता लगेगा,
जिस ब्रांड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आईडी होगी, ठीक है, जिस ब्रांड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आईडी होगी उस ब्रांड का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। इससे मुझे ये भी पता चला कि प्रोडक्ट वाइज डाइवर्सिटी एनालिसिस कैसे हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कवरेज एरिया किसका है, किसका हो सकता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से इंसाइट्स निकाल लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट पाइवेट टेबल बनाते हैं। तो वैसे मैं प्रोडक्ट पे गया, वापस से सेलेक्ट किया, ठीक है, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे गया मैं और मैंने पाइवेट टेबल दबाया, पाइवेट टेबल, फिर मैंने ओके दबा दिया, ठीक है। ये शीट 2 एक और क्रिएट हो रखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, शीट 3 को, ठीक है। ये तो हमारा डेटा सेट है, ठीक है। ये ब्रांड वाइज पहला पाइवेट टेबल बन गया। अब ये दूसरा पाइवेट टेबल, दूसरे पाइवेट टेबल में मैं पहले क्या करता हूँ, बहुत सारे रोज को इंसर्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँ। सेम प्रोसेस मैं अपनाऊंगा, इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंसर्ट में गया, अब मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज रिटेल प्राइस वर्सेस ब्रांड, मतलब हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग कितने एवरेज रिटेल प्राइस है। शेप्स में गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा छोटा कर दूं, लिखता हूँ एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड, मतलब हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग कितना एवरेज रिटेल प्राइस है, हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग। मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, एक मिनट, सेलेक्ट किया, होम में गया, पहले मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है। अब इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे ये सही है, इसे थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दिया मैंने, मैं इसे शेप फॉर्मेट में गया, शेप इफेक्ट, प्रीसेट, सेकंड वाला सेलेक्ट कर लिया, शेप फिल में गया, मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने एवरेज की प्राइस मैंने ये कलर यूज़ किया, ठीक है, मैंने ये कलर यूज़ किया, आप भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब मैं पाइवेट टेबल बनाना शुरू करता हूँ। पाइवेट टेबल बेसिकली मैं बना रहा हूँ एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड, मतलब हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग कितना रिटेल प्राइस है, एवरेज रिटेल प्राइस कितना है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो उसके लिए रो में मैं प्रोडक्ट के ब्रांड को लूँगा, जो प्रोडक्ट का ब्रांड है उसे मैं रो में लूँगा, ठीक है। और क्योंकि मैं एवरेज, मैंने क्या कहा था, सम, एवरेज, काउंट या कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो आप उस वैल्यू को आप वैल्यूज नाम के फील्ड में लोगे, ठीक है, वैल्यूज नाम के फील्ड बटन में लोगे। जैसे सारे फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, इन सभी को फील्ड बटन्स कहते हैं। तो आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे उससे आप लोगे वैल्यूज नाम के फील्ड बटन में। तो कैसे लोगे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस, ठीक है, आपने यहाँ से डबल क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ लेके आए, सम हो रखा है। आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट कैसे चेंज करोगे पता है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, आपको लेना है एवरेज ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, आपने ले लिया, ठीक है। चलो आपने ले लिया, अब आपको पीवोट टेबल बनाना है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूँ, पीवोट टेबल बनाना है। तो पीवोट टेबल में इस बार मैं कौन सा चार्ट लूँगा, पीवोट चार्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं पाइवट टेबल एनालाइज में गया, इस बार मैं क्लस्टर्ड बार, इस बार मैं सोचता हूँ थोड़ा बार चार्ट लूँ, ठीक है, बार चार्ट सही रहेगा, क्लस्टर्ड बार चार्ट, स्टैक्ड, टोटल, एक क्लस्टर्ड बार चार्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया क्लस्टर्ड बार चार्ट। वापस से सभी जितने भी फील्ड्स बटन है सभी को हाइड कर दूंगा, हाइड ऑल द फील्ड बटन ऑन द चार्ट, ठीक है। खाली आपको ये हेडिंग को जिंदा रखना है और इसके लेजेंड्स को, बाकी इस हेडिंग पे जो ये टाइटल है इसे चेंज कर दो, टाइटल को बिल्कुल सेम रखो जैसे ऊपर में लिख रखा है, एवरेज रिटेल
प्राइस, एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड। ठीक है, आपने इसे सेलेक्ट किया, होम पे गए, कलर चेंज करना है। ठीक है, आप चाहो इस पर कलर चेंज कर दो, इस कलर से लिख दिया आपने, बोल्ड कर दिया। ठीक है, आप इसकी ग्रिड लाइंस को ऑफ कर सकते हो, ग्रिड लाइंस, ताकि थोड़ा और सुंदर दिखे। ठीक है, चार्ट टाइटल जो है, चार्ट टाइटल सेंटर्ड कर दो, लेकिन ओवरलैप हो जाएगा, ऊपर ही रहने दो, एबव चार्ट ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसके ग्रिड लाइंस को ऑफ करोगे, व्यूज़ में गए, जो शीट का ग्रिड लाइंस है, चलो जैसे आप डेटा टैब में गए, व्यू, फिर व्यू में आप व्यू सेक्शन में जाके कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बार बार ग्रिड लाइंस ऑफ नहीं करूँगा। ठीक है, आप चाहो तो आप कर लो, और फिर बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ग्रिड लाइंस ऑफ करने से थोड़ा ब्यूटीफाई दिखता है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप यहाँ से जाके व्यू में जाके, ठीक है, कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ग्रिड लाइंस आप खुद से ऑफ कर लेना। चलो मैं इसे और थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ। डिज़ाइन पे गया, डिज़ाइन पे गया, मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे गया, इसे और थोड़ा ब्यूटीफाई करूँगा। शेप आउटलाइन, आउटलाइन रहने देता हूँ, शेप इफेक्ट में जाता हूँ। शेप इफेक्ट में गया मैं, शेडो आउटसाइड, ये सही लग रहा है अब। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अब जैसे इसका मैंने बनाया था, इसके मैंने जो हाई टाइटल दे रखे थे, इसे भी मैं थोड़ा बोल्ड करके और कोई एक पर्टिकुलर फॉन्ट कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसे डार्क ब्लू ले लिया मैंने, एक काम करता हूँ मैं, ये वाला ब्लू ले लेता हूँ, अब सही लग रहा है। ठीक है, चलिए मैंने ये भी बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मैंने चार्ट बना रखे हैं, अब मेरे को बेसिकली इसमें स्लाइसर्स और फिल्टर्स भी ऐड करने होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिल्टर्स में मैं क्या डाल सकता हूँ, फिल्टर्स में मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी डालूंगा, चलो नेम डालता हूँ, प्रोडक्ट का नेम फिल्टर्स में। तो प्रोडक्ट्स के नेम डाल दिया मैंने, फिल्टर्स में डाल दिए। ठीक है, अब मुझे स्लाइसर्स चाहिए। स्लाइसर्स में मैं क्या करूँगा, पाइवट टेबल को सेलेक्ट करो, एनालाइज में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में, जितने मर्जी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लो, जैसे मैंने ले लिया लो फैट, रिसाइक्लेबल, ठीक है, प्रोडक्ट ब्रांड, ठीक है, और प्रोडक्ट के कॉस्ट भी आप ले सकते हो। आपने ओके दबा दिया, ले लिया आपने सारे स्लाइसर्स। ठीक है, इन सभी स्लाइसर्स को आपने ले लिया। अब वापस से आप ब्यूटीफाई करो, इन सभी में थोड़े थोड़ा अप्लाई करो, पहले हाइट चेंजेस, इन सभी में अप्लाई कर दो। विथ चेंजेस की बात है, विथ चेंजेस भी अप्लाई करो सभी में थोड़े। आप एक एक करके सब में अप्लाई कर दो, ताकि जब आप बाद में कंट्रोल ऑल दबा के एक एक करके सबको सेलेक्ट करो तो एक बार में ही हो जाए। ठीक है, अब देखो मैंने सब में चेंजेस कर दिए। अब मैं इसको इससे थोड़ा नज़दीक ले आऊँ, नज़दीक ले आया। ठीक है, अब मैं इसे दबाया, कंट्रोल दबा के इसे इसे और इसे सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से विथ भी चेंज कर सकता हूँ सभी का, विथ सही है, मैं हाइट थोड़ा छोटा कर देता हूँ सभी का। ठीक है, जनरली जो स्लाइसर्स होते हैं ना, उनमें जितने भी सेल्स हैं इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल होने चाहिए, मैक्सिमम कम से कम 8-10 तो होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कम से कम 8-10 तो होनी चाहिए। तो आपने इन सभी को चेंज करना सीख लिया कंट्रोल दबा के। अब आप चाहते हो कि चारों कंबाइंड हो जाए, तो चारों को सिलेक्टेड रहने दो, इस ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे अरेंज वाले श्रीबन में, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाओ, ग्रुप दबा दो, ग्रुप दबा दिया आपने, इन सबको उठाया आपने,
यहाँ पे कहीं साइड में ले लिया आपने, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, सॉरी, एक मिनट। इसे थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। चलो मैं पाइवेट टेबल्स को और कलर दे देता हूँ। पाइवेट टेबल्स डिज़ाइन, कलर चेंज कर दिया मैंने। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ओवरलैप ना हो ताकि, ठीक है। कॉर्नर में, अब सही लग रहा है, ठीक है। देख लिया दोस्तों आपने। अब चलो मैं इसे और कलरिंग भी कर सकता हूँ चाहे तो। आप चाहे तो ऐसा रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने ऐसे रख लिया। अब मैं इसके जो हेडिंग है इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, वो थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ी कलरिंग करते हैं। मैं कलरिंग करूँगा, ठीक है। कैसे? स्लाइसर्स में गया, सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, इसे भी सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों मैंने फिल्टर्स भी ऐड कर दिए, स्लाइसर्स भी ऐड कर दिए, ग्राफ, चार्ट्स और पाइवेट टेबल्स, ठीक है, ऐड कर दिया। अब मैं इस शीट का नाम चेंज करूंगा, एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड, रीनेम ERAG, एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस शीट का नाम तो चेंज हो ही गया। मैं चाहता हूँ एक जगह पे और नाम चेंज हो जाए, जैसे मैंने पाइवेट टेबल में बताया। पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाओगे, इस पाइवेट टेबल पे सबसे कॉर्नर पे ऑप्शन पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे में आपको पाइवेट टेबल 2 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप नेम चेंज करो, ये डाल दो, ठीक है। हो गया, इस शीट का भी नाम चेंज हो गया। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी दूसरे पाइवेट टेबल्स बनाना सीखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 पाइवेट टेबल्स बनाए, ऐसे ऐसे करके कम से कम 5-6 और बनाएंगे, और फिर फाइनली मैं डायनेमिक डैशबोर्ड पे मूव कर जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पाइवेट टेबल नंबर 2 बनाया था, एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताना आपको भूल गया, इनसाइट्स, ठीक है। मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैं इनसाइट आज बता देता हूँ, ठीक है। तो इनसाइट बेसिकली इस पाइवेट टेबल से क्या हमारा इनसाइट निकला, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे एवरेज रिटेल प्राइस बाय ब्रांड, मतलब हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग एवरेज रिटेल प्राइस कितनी है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जिस ब्रांड की जितनी ज़्यादा प्राइस होगी वो ओवर बजट होगा, मतलब बजट फ्रेंडली नहीं होगा। मतलब यहाँ से हमें ये इंसाइट मिल रहा है कि कौन सा ब्रांड प्रीमियम है, मतलब ज़्यादा जिसकी कीमत जितनी ज़्यादा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड होगा। या फिर कौन सा ब्रांड बजट फ्रेंडली है, ठीक है। कौन सा ब्रांड बजट सेगमेंट में आता है, मतलब जो लोअर बजट या फिर एवरेज बजट के अंतर्गत आता हो, ताकि आम जनता उसे खरीद सके। और यहाँ से हमें प्राइसिंग पोजीशन भी समझ में आती है। तो मैं इंसाइट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट में गया, ठीक है। इंसर्ट में गया, इलस्ट्रेशन, शेप्स, कोई सा भी शेप्स ले लो। यहाँ पे मैं इंसाइट्स लिख देता हूँ। मैं सॉरी कहना चाहूँगा, पिछले लेक्चर में भूल गया था, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे इंसाइट्स मैंने एंटर दबाया, इंसाइट्स क्या क्या है, मैं लिखूँगा प्रीमियम ब्रांड्स, ठीक है। मैं लिखूँगा विच ब्रांड इज प्रीमियम, प्रीमियम का पता लग गया। दूसरा इंसाइट क्या है कि विच ब्रांड इज बजट सेगमेंटेड, कि कौन सा ब्रांड
बजट सेगमेंट के अंतर्गत आता है, मतलब बजट फ्रेंडली है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला इंसाइट लिखते हैं। तो इससे हमें क्या और पता लगता है, प्राइसिंग पोजीशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्राइसिंग पोजीशन, हमें ये सब पता लगा। अब मैं इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँ, बोल्ड, एक मिनट थोड़ी और छोटी कर दूँ, काफ़ी बड़ी होगी। तो ये हमें इसका इंसाइट पता लग गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कलर चेंज करके ये वाला कलर रख दिया। ठीक है, आप इस पर भी वैसे ही शेप फॉर्मेट में जाके, शेप इफेक्ट में जाके, शेडो में जाके आप ऐसे इसके भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, आउटलाइन लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइवेट टेबल नंबर 3 की ओर। तो वापस से मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा। अब पाइवेट टेबल 3 की बारी, तीसरा पाइवेट टेबल, सॉरी। तो तीसरे पाइवेट टेबल में मैं कैलकुलेट करूंगा ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस। थर्ड पाइवेट टेबल में मैं कैलकुलेट करूंगा ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस, कि जो हर एक ब्रांड है, हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हमें कितनी प्रॉफिट हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रॉफिट नाम का भी कॉलम है। ठीक है, प्रॉफिट बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बेसिकली प्रोडक्ट रिटेल प्राइस से प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसका पिवट टेबल बनाते हैं। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए दबाया, इंसर्ट पे गया, पाइवेट टेबल, मैंने ओके दबा दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट था इस पे, हाँ आगे यहाँ पे फिर से मैं बहुत सारे रोज को इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर से वापस से मैं इंसर्ट में गया, शेप्स, अब मैं यहाँ पे ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस कैलकुलेट करूंगा। ब्रांड वाइज प्रॉफिट, ANALYSIS, प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, से मैंने सेलेक्ट किया, फॉन्ट को बोल्ड कर दूं, सेंटर्ड अलाइन, होम में गया। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, शेप फॉर्मेट भी गया, शेप इफेक्ट से सेलेक्ट कर लिया। अब शेप फिल में मैं कलर चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, एक काम करता हूँ ये वाला कलर ले लेता हूँ, सही है, सही लग रहा है मुझे। ठीक, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। तो जैसे मैं अब यहाँ पे गया, एक काम करता हूँ, एक दो और रोज इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि जब मैं फिल्टर लगाऊँ तो दिक्कत ना हो। प्राइवेट टेबल में गया। ठीक है, मेरे को इस बार ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस कैलकुलेट करना है, कि हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। तो उसके लिए मुझे पहले तो प्रोडक्ट के ब्रांड का पता होना चाहिए, तो उसे मैं रोज में रखूँगा, कि इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन निकालना है। फिर सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांड से कितना प्रॉफिट हुआ, तो सम निकालना है। तो मैं प्रॉफिट नाम के जो कॉलम है उसे मैं वैल्यूज़ में रख दूंगा, सम ऑफ प्रॉफिट हो गया, सम ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब मुझे फिल्टर में, फिर मैं फिल्टर में वही रखूँगा कि आप प्रोडक्ट के नेम के बेसिस पे आप उसे फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर दिया आपने। चलो आपने फिल्टर बना लिया, पाइवेट टेबल बना लिया, हेडिंग दे दी। अब आप चार्ट देखते हो, चार्ट आप बनाओगे, तो आप चार्ट कैसे बनाओगे, चलो मैं देखता हूँ। मैंने पाइवेट टेबल पे सेलेक्ट किया, पाइवेट टेबल एनालिसिस, पाइवेट चार्ट, मैं इस बार कॉलम चार्ट ही लूँगा। ठीक है, कॉलम चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉलम चार्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ये कॉलम चार्ट लूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, नहीं ये सही नहीं है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ही सही रहेगा। चलो
वापस से सारे फील्ड बटन्स को हटाओ। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप इसकी थोड़ी डिजाइनिंग को भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ये वाला ले लिया, आप इसके ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दो यहाँ से। ठीक है, ग्रिड लाइंस को आपने ऑफ कर दिया। आप इसके हेडिंग को फिर से चेंज कर दो, टाइटल को लिख दो ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, इसे आप डार्क ब्लैक दे दो। अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे सॉरी मैं क्या कर रहा था, इसे मैं इसकी मैं डिज़ाइनिंग चेंज कर देता हूँ। तो डिज़ाइन में गया, फॉर्मेट में, डिज़ाइन में, फॉर्मेट में सॉरी, यहाँ पे मैं अब इसके शेडो कर देता हूँ, शेडो, शेप इफेक्ट, शेडो आउटर। अब ये सही लग रहा है। ठीक है, पाइवेट टेबल को डिज़ाइन दे दूँ। पाइवेट टेबल को डिज़ाइन देने के लिए मैंने बता रखा है, डिज़ाइन पे जाओ, आप जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये फेवरेट है मेरा, तो मैं ये डार्क वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे बेसिकली अब यहाँ पे स्लाइसर्स चाहिए। स्लाइसर्स, स्लाइसर्स में फिर से आप पाइवेट टेबल पे कहीं पे भी सेलेक्ट करो, पाइवेट टेबल एनालाइज में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में सेलेक्ट कर लो प्रोडक्ट ब्रांड। ठीक है, लो फैट, रिसाइकलेबल। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्लाइसर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप फिल्टर करके आप उसे चेक कर सको। ठीक है, आप ये देख सकते हो, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस सेलेक्ट कर लिया। वापस से आप इन सभी में गए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं इसे, ताकि मैं अच्छे से इसे कर पाऊँ। मैंने चारों को सेलेक्ट किया, इस पर हाइट विथ अप्लाई किया, हाइट, इस पर भी सेलेक्ट किया, हाइट और विथ अप्लाई किया, इस पर भी सेलेक्ट किया, हाइट और विथ अप्लाई किया, सेलेक्ट, हाइट एंड विथ अप्लाई कर दिया। अब मैं कंट्रोल दबा के चारों सेलेक्ट करूँगा, एक, फिर कंट्रोल दबाया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ से चाहो तो आप विथ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाइट भी चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आपने कर दिया। इन चारों को आप ग्रुप कर दो, ग्रुप कर दिया आपने, उठाओ यहाँ नीचे ले आओ। अब जैसे मैं चाहूँ कि मैं इसे थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, क्लोज, क्लोज कर दिया मैंने। फिर अब कलरिंग करूँगा। कलरिंग कैसे करूँगा मैं, स्लाइसर में गया। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको पता ही है। अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट पाइवेट टेबल्स इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से हमने पाइवेट टेबल बना लिया। फिल्टर्स का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ये जो फिल्टर्स है, अब तक हमने डिफरेंट डिफरेंट पाइवेट टेबल्स पे बनाया, तो फिल्टर्स में जैसे कि आपको पता करना हो कि जो प्रोडक्ट ब्रांड है जैसे एक्रोन है, तो मुझे एक्रोन का केवल प्रॉफिट वाइज एनालिसिस देखना है। एक्रोन पर सेलेक्ट किया, देखो केवल एक्रोन का दिख रहा है, सिर्फ एक्रोन का। ठीक है, मैं चाहूँ एक्रोन के अलावा मैं कंट्रोल दबा के अमेरिका, अमीगो और एप्लॉस, इन चारों का देखूँ, तो ये ऐसे दिख रहा है, अमेरिका, एक्रोन, अमीगो, एप्लॉस। ठीक है, या फिर मैं चाहूँ मैं थोड़ा और कुछ और ब्रांड्स का साथ में देखो, जैसे डिस्कवर को भी मैंने कर लिया, डॉलर, कंट्रोल दबाए रखो। कंट्रोल दबाओगे तभी एक से ज़्यादा एक बार में आप सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है,
देखो, ठीक है। कटिंग एज, डिस्कवर, कंट्रोल दबा के और सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, ड्यूअल एबोनी। फिर आप चाहो कि इन पांचों में भी जिस प्रोडक्ट में लो फैट है मुझे उसका देखना है, तो दिख गया इन पांचों में, इस तीन में लो फैट है। फिर इनमें से भी आपको चेक करना है कि कौन सा रिसाइकलेबल है। नहीं है भी चेक कर सकते हो, है भी चेक कर सकते हो। तो तीनों है। चलो मैं चेक करता हूँ कौन सा रिसाइकलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किस हद तक कौन सा प्रोडक्ट रिसाइकलेबल है। वो इंटेंसिटी बताता है, ठीक है, एग्जैक्टली ये गायब नहीं कर देगा, इंटेंसिटी बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट किस हद तक रिसाइकल किया जा सकता है। लो फैट का देखता हूँ, इसमें से भी लो फैट आ गए। लो फैट में सारे के सारे आते हैं। लो फैट मतलब जिसमें कम है। हाई मैक्सिमम वैल्यू में 3 में। तो आप इस तरीके से फिल्टर करके आप चेक कर सकते हो। फिर आप चाहो कि सभी से फिल्टर को आपको रिमूव करना है, इस कॉर्नर पे क्रॉस पे जाओ, फिल्टर रिमूव हो गया। क्रॉस पे जाओ, फिल्टर रिमूव। ये अगर रेड साइन दिख रहा है ना कॉर्नर में, मतलब फिल्टर लग रखा है। कॉर्नर पे जाओ, फिल्टर रिमूव हो गया, आपका डेटा नॉर्मल हो गया। तो इसी सिमिलर तरीके से दोस्तों मैं अब सारे पीवोट टेबल्स फटाफट बना देता हूं और फिर आपको डायरेक्टली डायनेमिक डैशबोर्ड के पेज पे ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बिना किसी देर के सारे फिल्टर्स बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें से आपको कुछ इंसाइट्स बताता हूँ। जैसा कि इंसाइट्स में निकालना चाहूंगा इसमें कि ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस, इसका इंसाइट क्या निकल सकता है कि इसका इंसाइट बेसिकली ये निकल सकता है कि कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट डिफरेंस में क्या मतलब अंतर है, एक दूसरे का ग्राफ प्लॉट करके। लॉस मेकिंग ब्रांड्स आइडेंटिफाई, मतलब जिस ब्रांड में लॉस ज़्यादा हो रहा है आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर ली तो आप लॉस ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो इनसाइट्स कैसे लिखोगे। इंसर्ट में गया, इलस्ट्रेशन, शेप, यहाँ पे मैं कोई सा भी शेप ले लेता हूँ। इनसाइट्स मैंने लिखा विच ब्रांड इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, या फिर आइडेंटिफाइंग लॉसिंग मेकिंग ब्रांड, आइडेंटिफाइंग लॉस मेकिंग ब्रांड। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से दो इंसाइट निकाल लिए। आप देख सकते हो मैंने नंबरिंग भी कर देता हूँ 1, ठीक है, तो मैंने 2 निकाल लिया। इनसाइट मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब मैं इनसाइट को थोड़ा बोल्ड कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ। चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसमें से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जौन सा कलर आप रखना चाहो। जैसे आप चाहो कि मुझे ब्लैक रखना है, चलो आपने ब्लैक रख लिया। इनसाइट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, चलो तो दोस्तों सिमिलर तरीके से मैं क्या करता हूँ, बिना किसी देरी के फटाफट सारे पाइवेट टेबल्स बना देता हूँ। फिर मैं डायनेमिक डैशबोर्ड पे सीधा मूव कर जाऊंगा, और डायनेमिक डैशबोर्ड पे मूव करने से पहले मैं आपको सभी पाइवेट टेबल अच्छे से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पाइवेट टेबल 3 के बाद बाकी जितने भी पाइवेट टेबल्स रिक्वायर्ड हैं मैं फटाफट बना लेता हूं और फिर आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली डायनेमिक डैशबोर्ड मेकिंग के प्रोसेस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पाइवेट टेबल 3 तो आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद मैंने पाइवेट टेबल 4, ठीक है, पाइवेट टेबल 4, पाइवेट टेबल 5, पाइवेट टेबल 6, पाइवेट टेबल 7, पाइवेट टेबल 8, टोटल 8 पाइवेट टेबल्स बनाए। मतलब उसके बाद 5 और बनाए। आपको मैं एक एक करके सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पाइवेट टेबल्स 4 पे आते हैं। बेसिकली ये मैंने बनाए रिसाइकलेबल वर्सेस नॉन रिसाइकलेबल के लिए, कि आप ये चेक कर सको कि कौन कौन सा प्रोडक्ट रिसाइकलेबल है और कौन सा रिसाइकलेबल नहीं है।
उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िल्टर्स में जो फ़िल्टर यहाँ पे फ़िल्टर फ़ील्ड बटन है, इसमें मैंने प्रोडक्ट नेम उठा के डाल दिया। फ़िल्टर्स में फ़िल्टर तो ऊपर है, लेकिन बेसिकली जो पाइवट टेबल का जो टेबल बन रखा है, ये कैसे बना? इसके लिए मैंने रोज़ में रिसाइक्लेबल को डाला, रिसाइक्लेबल को उठा के यहाँ से डाल दिया। और क्योंकि अब मुझे काउंट चाहिए, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, तभी तो मुझे पता लगा कि भाई हर एक जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट्स की आईडी अलग-अलग होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट की जिनकी आईडी अलग-अलग है, जैसा कि हम जानते हैं, तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे कौन-कौन से प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल नहीं है। तो वो कैसे पता लगेगा? जब हम उन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट आईडी काउंट करेंगे। तो इसीलिए मैंने काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यहाँ से लिया और उसको मैंने काउंट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? तो आपको पता ही है। कॉर्नर पे आओ, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप जो भी चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट जो भी चाहिए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? और फिर आपने ओके दबा दिया। तो मेरे को काउंट चाहिए था, तभी तो मैं देख पाऊँगा कि हर एक प्रोडक्ट आईडी काउंटिंग में कितनी आ रही है फॉर रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। और इसके लिए मैंने कौन सा चार्ट यूज़ किया? डोनट चार्ट। कैसे? या फिर बार चार्ट कहते हो इसे। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पाइवट टेबल पे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज पे गया। यहाँ जो पाइवट चार्ट है, इसमें मैंने ये जो पाई चार्ट है, मैंने इसका यूज़ किया, इस वाले का। ठीक है? ये आप दिख रहा होगा, इसका मैंने यूज़ किया। तो इसको मैंने बना लिया यहाँ पे, और फिर इसको मैंने डिज़ाइन में जाके, यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट इसमें जाके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो कोई सा भी। मेरे को जो फेवरेट लगा ये तीसरे वाला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने जो आपको पसंद हो, आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसर सेलेक्ट किए। स्लाइसर्स भी पता ही है आपको कैसे सेलेक्ट करना है। टेबल पे दबाओ, पाइवट टेबल एनालाइज़ पे जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाके जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लो, ओके दबा दो, आ जाएगा। मैंने कौन-कौन सा सेलेक्ट कर रखा है? लो फैट का, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस और प्रोडक्ट ब्रांड का। ठीक है? तो ये हो गया। और फिर इससे मेरा इनसाइट क्या निकला? बेसिकली रिसाइक्लेबल वर्सेस नॉन रिसाइक्लेबल, इससे मेरा इनसाइट क्या निकला? तो बेसिकली यहाँ से इनसाइट्स हमारा क्या निकला? इनसाइट्स हमने ये देखा कि रिसाइक्लेबल वर्सेस नॉन रिसाइक्लेबल की पाइवट टेबल में पहला इनसाइट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का परसेंटेज। तो हमें पता लग गया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे इन्वायरमेंटल के लिए फ्रेंडली है। ठीक है? जो जो रिसाइक्लेबल है, वो तो हम पक्का कह सकते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि हम उसे रिसाइकिल करके दोबारा से यूज में ला सकते हैं। लेकिन जो जो प्रोडक्ट नॉन रिसाइक्लेबल है, तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इससे हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का परसेंटेज पता लग गया। ठीक है? वैसे ही दूसरा मैंने चेक किया, दूसरा इनसाइट क्या निकला? सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। क्योंकि जो रिसाइक्लेबल होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेसिकली रिसाइक्लेबल होता है, वो सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस उसकी हाई होती है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है। क्योंकि जैसे एक प्रोडक्ट एक बार यूज हो गया, अगर वो रिसाइक्लेबल है, तो फिर से रिसाइकल करके फिर से यूज में आ सकता है, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस बढ़ गई। तीसरा इंसाइट क्या है? ब्रांड वाइज इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी। तो इससे हमें पता लग गया कि रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। ठीक है? तो ये इनसाइट्स यहाँ से हमें निकल गया। तो चलिए अगले पाइवेट टेबल पे चलते हैं। अगले पाइवेट टेबल पे, पाइवेट टेबल 4 मैंने पढ़ाया, अब 5 देखते हैं। 5 बेसिकली क्या कह रहा है? 5 बेसिकली आपको कह रहा है लो फैट वर्सेस रेगुलर प्रोडक्ट्स। जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लो फैट के अंतर्गत आते हैं? तो वो मैंने कैसे चेक किया? तो आप देखो, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे पिछले पाइवेट टेबल पे चलते हैं। जैसे मैंने फ़िल्टर में लगा रखा है प्रोडक्ट नेम। आप चाहो तो जैसे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम आप सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ से ऑल हटा दो। आपको अब जो मर्ज़ी है, आप एक को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के दूसरा, तीसरा, जो भी आपको मर्ज़ी आप सेलेक्ट करो, फिर आप ओके दबाओ। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ग्राफ, पूरा स्लाइसर, सब कुछ डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। आप यहाँ से भी फ़िल्टर्स करके देख सकते हो। ठीक है? कि एडीजे कंपनी का इसमें भी कौन-सा है, इसमें भी आप यहाँ पे भी और फ़िल्टर कर सकते हो। ठीक है? तो आप कुछ इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पे भी जाके फ़िल्टरिंग कर सकते हो।
तो वापस से मैं फ़िल्टर पे गया, ठीक है? मैंने कह दिया सेलेक्ट ऑल, फिर वापस से ओके दबा दिया, तो सारा डेटा जो है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल के लिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे एक रेड क्रॉस दिख रहा है, मतलब ये स्लाइसर पे फ़िल्टर लग रखा है, मैं क्रॉस कर दूँगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने चेक किया कि चलो वो फ़िल्टर नहीं, मैं स्लाइसर से चेक करता हूँ कि एक्रोन नाम की कंपनी का मेरे को देखना है, कितने रिसाइक्लेबल, कितने नॉन रिसाइक्लेबल, उसकी रेशियो मुझे पता लग गई। फिर इसमें प्रोडक्ट रिटेल प्राइस जो दिख रहा है, उसमें भी से मैं किसी एक को सेलेक्ट करके अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टरिंग ऑप्शन का स्लाइसर्स में यूज़ कर सकते हो और अपने डेटा से ब्यूटीफुल इनसाइट्स निकाल सकते हो। तो चलिए, जो अगला पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल 5, हम देख रहे थे इसी पे कि लो फैट वर्सेस रेगुलर फैट। तो यहाँ पे सॉरी, रेगुलर प्रोडक्ट्स, जो रेगुलर प्रोडक्ट्स मैंने दे रखा है, जो डेटा में रेगुलर प्रोडक्ट्स है, टोटल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, और लो फैट, मतलब उनमें से कौन-कौन लो फैट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लो फैट का भी आपने कॉलम देखा होगा, मैंने दिखाया था लो फैट भी येस और नो में है, 1 और 0 में, ठीक है? या तो है या फिर नहीं है। तो उसमें भी मुझे चेक करना है कि कौन-कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो मैंने क्या किया, वापस से, क्योंकि मुझे अब लो फैट के लिए चेक करना है, तो लो फैट को मैंने रो में रखा, और फिर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए मुझे चेक करना है, तो मैंने काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी रखा वैल्यूज़ में, ठीक है? और फिर फ़िल्टर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रखो, प्रोडक्ट नेम रख लो, प्रोडक्ट के कॉस्ट के बेसिस पे आप फ़िल्टर करना चाहो, तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है? तो आप वो भी रख सकते हो। अब जैसे एक स्पेस मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे इंसर्ट करके, तो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है? कि आपने प्रोडक्ट नेम भी रख लिया फ़िल्टर में, प्रोडक्ट कॉस्ट भी, और जो चाहे आपको जैसे रिक्वायरमेंट है फ़िल्टर्स में रखने की, आप फ़िल्टर्स में वो रख सकते हो। लेकिन बेसिकली ध्यान देने की बात ये है कि मुझे निकालना था हर एक प्रोडक्ट में लो फैट के अंतर्गत कितने आते हैं, कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो मुझे लो फैट को रो में रखना पड़ा, और क्योंकि मुझे काउंट करना था सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैंने काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी रखा यहाँ पे वैल्यूज़ में। फिर मुझे मिल गया। फिर मैंने वैसे ही डोनट चार्ट यहाँ निकाल लिया। कैसे? इस पाइवट टेबल पे क्लिक करके पाइवट टेबल एनालाइज में गया, पाइवट चार्ट में गया, और यहाँ पे पाई चार्ट में जाके ये जो सबसे आखिरी वाला, ये ये जो दिख रहा है, ये डोनट चार्ट, इसे मैंने ले लिया, इसे मैंने ले लिया, और मैंने ओके दबा के फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने फेवरेट के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और फिर वैसे ही जो इनके ऊपर फील्ड बटन्स होते हैं, मैंने हटा दिया है, हाइड ऑल फील्ड बटन्स। कैसे? क्योंकि जो फील्ड बटन आते हैं, आप उन पे क्लिक करके राइट क्लिक दबाओ, एक ऑप्शन आएगा, हाइड ऑल फील्ड बटन्स फ्रॉम द चार्ट, सारे फील्ड बटन्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? इसी तरीके से मैंने स्लाइसर्स बना दिया। आपको पता है ये प्रोसेस मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको मैंने कई बार बताया स्लाइसर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो अब इनसाइट्स देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पाइवेट टेबल का इनसाइट क्या निकला। तो लो फैट वर्सेस रेगुलर फैट। तो देखिए यहाँ पे इंसाइट ये निकला कि रेशियो ऑफ हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट, मतलब हम यहाँ से हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट का रेशियो निकाल सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा फैट है वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिस प्रोडक्ट में है फैट की परसेंटेज कम है तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है? पहला इंसाइट ये हो गया। दूसरा इंसाइट क्या? कंज्यूमर ट्रेंड एनालिसिस। कंज्यूमर की ट्रेंड की एनालिसिस मतलब क्या कि कस्टमर्स हमसे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है? हाई फैट या फिर लो फैट, तो साफ-साफ पता चल रहा है। अब जैसे देखो, ये 1 लो फैट को दर्शाता है, तो मतलब कम है, 0 हाई फैट को दर्शाता है, मतलब बेसिकली ये देखा गया कि कस्टमर्स हाई फैट को ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है? लो फैट के जो कॉलम में 1 आता है वो शो करता है कि वो लो फैट है, और 0 मतलब वो लो फैट नहीं है, तो मतलब हाई फैट हुआ। तो कस्टमर्स को देखा गया कि वो ज़्यादातर हाई फैट के प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो ये दूसरा इंसाइट हो गया। अब तीसरा इंसाइट क्या है कि ब्रांड हेल्थ पोजीशनिंग। ब्रांड हेल्थ पोजीशनिंग मतलब क्या कि अब आप अपने ब्रांड को हेल्थ के बेसिस पे पोजीशन कर सकते हो कि आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी है, ये प्रोडक्ट उससे कम हेल्दी है, और ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अनहेल्दी है। इसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइवट टेबल नंबर 6 में देखते हैं। पाइवेट टेबल नंबर 6 में देखते हैं। मैंने यहाँ बनाया है एवरेज वेट बाय ब्रांड। एवरेज वेट बाय ब्रांड, ये पाइवेट टेबल है।
एवरेज वेट बाय ब्रांड मतलब बेसिकली बात ये कहना चाह रहा है कि मैं हर एक ब्रांड को एवरेज वेट के बेसिस पे चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास जितने भी ब्रांड्स है, एडीजे, एक्रोन, अमेरिकन, अमीगो, अपलॉस, एटॉमिक, बेस्ट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नाम है, ठीक है, उनके एवरेज प्रोडक्ट वेट, उनके वेट के अकॉर्डिंग मैं उन्हें चेक करना चाहता हूँ कि वो कितने हैं, किस रेशियो में है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो इस कॉलम में मेरे पास सारा प्रोडक्ट्स है, ये एडीजे, एक्रोन, ठीक है, ये पूरा का पूरा। और इस कॉलम में मेरे पास वो एवरेज ऑफ प्रोडक्ट वेट, मतलब जितना वेट है उनका, उस कंपनी के प्रोडक्ट का, उनका एवरेज। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने चेक किया। अब मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि जैसे बाई चांस आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये साइड में पाइवेट टेबल फील्ड खुल गया। ठीक है, अब बाई चांस ये आपसे कहीं क्रॉस लग जाए, ठीक है, फिर आप दबाओ तो ये नहीं खुलेगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई अब क्या हो गया, ये तो खुलेगा नहीं। दिक्कत की बात नहीं है, आप इस पर क्लिक करके रखो। आप देखो ऊपर में फील्ड सेटिंग ऑप्शन दिखेगा आपको, फील्ड लिस्ट सॉरी, आपने इस पर क्लिक किया टेबल पे, पाइवेट टेबल एनालाइज पे गए, और एक फील्ड लिस्ट दिख रहा होगा, ये फील्ड लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, आपको वापस ये पाइवेट टेबल फील्ड दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्या देख रहे थे कि मैंने आपको बताया कि एवरेज वेट बाय ब्रांड, हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स की एवरेज वेट का मैंने पाइवेट टेबल बनाया। ठीक है, फिर मैंने उसे एनालाइज किया, उसके लिए मैंने लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया। लाइन चार्ट कैसे लोगे, पाइवेट टेबल पे क्लिक करो, पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाओ, पाइवेट चार्ट में जाओ, यहाँ पे जो लाइन चार्ट है इसमें से मैंने पहला वाला ले लिया जो मुझे सही लगा। ठीक है, आप चाहो तो मार्कर्स वाला, ये दूसरा वाला भी ले सकते हो, ये जैसे ये दूसरा वाला, मैंने शायद ये दूसरा वाला लिया है क्योंकि मेरे पास लाइन विथ मार्कर्स है। ठीक है, मैंने दूसरा वाला लिया, इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं इसमें, तो मैंने ये देखो ये वाला डिज़ाइन लिया है जो सिलेक्टेड है। ठीक है, ये नीचे जो है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। ठीक है, फिर अब बात आई कि अब ये इनसाइट्स हैं। ठीक है, इनसाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इनसाइट्स क्या निकली इसमें से, इनसाइट्स बेसिकली ये निकला कि पैकेजिंग स्ट्रेटजी, कि हमें जब एवरेज वेट पता लग गया हर एक ब्रांड का, ठीक है, तो हम अपने पैकेजिंग स्ट्रेटजी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब आपके पास एवरेज वेट पता लग जाता है तो आपको पता हो रहता है कि भाई किस ब्रांड का कितना केजी का प्रोडक्ट है और वो किस किस एरिया में डिलीवरेबल होता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग स्ट्रेटजी लगाते हो। ये थोड़ा बिजनेस का फंडामेंटल है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ध्यान दो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर हैवी वर्सेस लाइट प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंट कर सकते हो, कि आपको पता लग जाए कि जब आपको एवरेज वेट पता लग गया तो सिंपल सी बात है कि उस एवरेज वेट से जो कम वेट वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो लाइट वेट के कैटेगरी में आएंगे, और उस एवरेज वेट से ज़्यादा वेट वाले जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो हैवी वेट प्रोडक्ट के कैटेगरी में आएंगे। तो आप ये भी पता कर सकते हो। फिर लॉजिस्टिक इम्पैक्ट, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि हाई वेट प्रोडक्ट या फिर लो वेट प्रोडक्ट को आप जब ट्रांसपोर्टेशन करोगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस में बेसिकली जब सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें ये भी तो मैटर करता है कि आपने जो जो ट्रक या फिर कंटेनर लिया है उसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट जा रहा है उसका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको वो चार्ज करते हैं। तो आप अपने लिए लॉजिस्टिक इम्पैक्ट के लिए भी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना सकते हो, कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिलीवरेबल बनाना है हर एक जगह पे, ताकि आपकी कंपनी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइवेट टेबल 6 में 7 में जाते हैं। स्लाइसर्स तो आपने देख ही लिया, मैंने कौन कौन सा स्लाइसर्स ले लिया, प्रोडक्ट्स, रिसाइक्लेबल, लो फैट और प्रोडक्ट वेट। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जिस स्लाइसर को लेना चाहो आप ले सकते हो। आप वहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से फ़िल्टर करना चाहूँ, जैसे मैंने अमेरिकन पे फ़िल्टर कर दिया, कंट्रोल दबा के एक्रोन एक्रोन पे कर दिया, एडीजे पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने शुरुआत के 4 पे ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ भी चेंज हो गया, फिर पाइवेट टेबल भी चेंज हो गया। फिर मैं इसमें से भी मैं चेक करूँगा कौन कौन सा रिसाइकलेबल है, कौन कौन सा लो फैट है। ठीक है, इसमें से एक दिख रहा है अमेरिकन। ठीक है,
बाकी सब हाई फैट होंगे। और उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ अमेरिकन शो हो रहा है क्योंकि मैंने इस पर सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये लो फैट के अकॉर्डिंग सिर्फ अमेरिकन आ रहा है, इसलिए पाइवेट टेबल में भी अमेरिकन शो हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से फ़िल्टरिंग हटा दो। आप यहाँ से भी फ़िल्टर देख सकते हो नेम के बेसिस पे, कौन सी कंपनी को आप चेक करना चाहते हो, या फिर प्रोडक्ट की एसक्यू नंबर जो होते हैं, एसक्यू नंबर्स, उसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पाइवेट टेबल नंबर 7 समझते हैं। तो बेसिकली जो पाइवेट टेबल नंबर 7 है, आप देख रहे होंगे, ये हमें ये बताता है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, कि अब जो हम इंसाइट निकालने वाले हैं, मैं अब वो इंसाइट निकालूंगा जिसमें मुझे पता लग जाए, फाइनली मुझे ये पता लग जाए कि टॉप 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। जो प्रोडक्ट नेम है, जिन जिन का प्रोडक्ट नाम है, उसे मैंने रोज़ में रखा, और जो रिटेल प्राइस है उनकी, उसे मैंने वैल्यूज़ में रख दिया, और वैल्यूज़ में जाके मैंने उसे वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग में जाके मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर दिया। ठीक है, जैसे काउंट ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, सम ऑफ रिटेल प्राइस, तो मैंने मैक्स ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस करके यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे सिर्फ 10 के 10 प्रोडक्ट ही क्यों शो हो रहा है? तो जब ये टेबल बना था तो काफ़ी लंबा था, इसके बाद भी ये तो सिर्फ मैक्स प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस है ना वैल्यू में, लेकिन मेरे को केवल टॉप 10 ही क्यों शो हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये देख रहे हो फ़िल्टर का साइन चेंज है, मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। बेसिकली मैं यहाँ पे गया था, मैं वैल्यू फ़िल्टर में गया और ये टॉप 10 आपको नीचे में टिक दिख रहा होगा, मैंने टॉप 10 पे जाके टिक कर दिया था। टॉप 10 पे जाके कैसे टिक किया था? टॉप 10 पे गया था, टॉप, इसे एज़ इट इज़ रहने दिया, 10 और आइटम्स इसे भी एज़ इट इज़ रहने दिया, क्योंकि मुझे टॉप 10 आइटम ही देखना है। किसके बेसिस पे? बाय मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, इसे चेंज मत करना। जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैं किस बेसिस पे देख रहा हूँ? प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस के बेसिस पे मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, आई विल सी द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे टॉप सेलेक्ट किया, 10 आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, फिर मैंने ओके दबा दिया। फिर ये इतना टेबल आ गया। अगर मैं अभी फ़िल्टर हटा दूंगा तो ये फिर से वापस से बड़ा सा टेबल आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ टॉप 10 के लिए सेलेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट लिया है। ये कैसे लिया? तो आप देख सकते हो, पाइवट टेबल एनालाइज में जाओ, पाइवट चार्ट में ये जो बार चार्ट होता है, क्लस्टर्ड बार चार्ट, जिसे हम वर्टिकल चार्ट भी कहते हैं, तो मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, और फिर मैंने इसमें कलरिंग वगैरह कर दी, मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे जाके मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आपको जो फेवरेट लगता है आप इसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर मैंने उसमें हेडिंग को एडिट कर दिया। इसमें जो हेडिंग आती है, टाइटल लिखा रहता है चार्ट की टाइटल, आप वहाँ पे जाके उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे चार्ट की टाइटल है, कुछ नहीं लिखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा चार्ट टाइटल, आप जाओ वहाँ पे टाइप कर दो, उसे बोल्ड कर दो, उसमें कलर डाल दो, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने सेम प्रोसेस से यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड कर लिए। स्लाइसर्स कैसे ऐड करना है फिर से बता देता हूँ। पाइवेट टेबल पे कहीं पे क्लिक करो, पाइवेट टेबल एनालाइज पे जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाके जो जो स्लाइसर चाहिए आप टिक करके यहाँ पे बॉक्स में चेक करके ओके दबा दो, वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी के साइजेस एक जैसे कर दो, चेंज कर दो, और उसमें जैसे कलर डालना है, कलर कैसे डालोगे? स्लाइसर्स में गए, यहाँ पे स्लाइसर्स स्टाइल में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज कर सकते हो हर एक स्लाइसर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इनसाइट्स देखते हैं कि इससे मेरा क्या इनसाइट निकला। तो बेसिकली यहाँ पे इनसाइट ये निकला क्योंकि मैंने चेक किया टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, तो मुझे ये पता चला कि प्रीमियम प्रोडक्ट की लिस्ट कौन कौन से हैं। तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और प्रीमियम है, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ों की ही सेल ज़्यादा होती है। अधिकतर चीज़ देखा गया है जो एक्सपेंसिव होती है और प्रीमियम होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो प्रीमियम होती है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट्स में लोग वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं खरीदने को, कि ब्रांडेड चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था
टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा महंगे हैं, और वही शायद बिके भी होंगे सबसे ज़्यादा। तो इससे हमें इनसाइट क्या पता लग गया? इनसाइट ये पता लगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट की लिस्ट, कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, जो महंगे हैं और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अमीर घर के लोग ही खरीद सकते हैं और ब्रांडेड चीज़ें हैं। तो हमें ये पता लग गया। फिर दूसरा इंसाइट हमें क्या पता लगा? लग्जरी सेगमेंट एनालिसिस। ठीक है, लग्जरी सेगमेंट एनालिसिस बेसिकली हमें ये पता लगा कि जो लोग खरीद रहे हैं, अब वो आम जनता तो होगी नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो खरीद ले, ये पक्का अपर क्लास फैमिली होगी। लग्जरी सेगमेंट एनालिसिस बेसिकली हमें उन कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल पता लग गया जिन्होंने हमसे बाय किया ये टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इस बेसिस पे हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट्स को बाय करने वाले कस्टमर्स हैं वो अपर क्लास के, मतलब काफ़ी अमीर घर के हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई, और हमें अपने प्रोडक्ट की हाई वैल्यू भी पता लग गई कि इन 10 में से भी कौन कौन से प्रोडक्ट जो हाई वैल्यूएबल हैं और सबसे ज़्यादा बिक चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए अब पाइवेट टेबल 8 को देखते हैं। हमने ये देख लिया पाइवेट टेबल 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने आखिरी पाइवेट टेबल को देखते हैं जो मैंने कैलकुलेट किया है फॉर द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट प्राइस वर्सेस रिटेल प्राइस। इसमें मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स है टेबल्स में। पहला कॉलम्स सभी प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को शो कर रहा है। दूसरे कॉलम में उन सभी प्रोडक्ट्स के एवरेज एवरेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट कॉस्ट है उन सभी का एवरेज कैलकुलेट कर रखा है। और फिर अगला कॉलम है जो प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइस है। ठीक है, रिटेल प्राइस ऑफ सारे प्रोडक्ट्स उन सभी का मैंने एवरेज भी कैलकुलेट कर रखा है। तो ये कैसे किया? सिंपल, आप पाइवेट टेबल पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आपने क्लिक किया, आप देखो मैंने क्या कर रखा है कि जो प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं, ठीक है, उन्हें मैंने रोज में रखा। पहला कॉलम के लिए रोज में रखा। उसके बाद मेरे को उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी एवरेज प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करनी है और उनकी एवरेज रिटेल प्राइस भी पता करनी है। ठीक है, दो इन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, इनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सारे ब्रांड्स की, उनकी मुझे एवरेज कॉस्ट प्राइस भी पता करनी है और एवरेज रिटेल प्राइस भी पता करनी है। तो मैंने कैसे की? सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट ब्रांड को रोज में रख दिया। मेरे सारे ब्रांड की लिस्ट आ गई यहाँ पे कॉलम्स में। उसके बाद मुझे अब उसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस जाननी थी और एवरेज रिटेलिंग प्राइस भी जाननी थी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ में, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए, तो वैल्यूज़ में मैंने रिटेल प्राइस रख दिया और कॉस्ट प्राइस रख दिया। और दोनों में मैंने यहाँ पे नीचे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैंने यहाँ पे सभी में एवरेज सेलेक्ट करके ओके दबा दिया। तो मेरा कैलकुलेट हो गया एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस और एवरेज ऑफ रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने कैसे बनाया। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि आपको और क्या करना है। बेसिकली अब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, वो दो वैल्यूज़ को एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैंने जो अब यहाँ पे ग्राफ यूज़ किया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ यूज़ किया है, ये ग्राफ कोई नॉर्मल ग्राफ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा ग्राफ है। जैसे आप इसमें गए, इसे कॉम्बो चार्ट कहते हैं। आप पाइवेट टेबल एनालाइज में जाओगे, पाइवेट चार्ट में जाओगे तो सबसे नीचे ऑप्शन आता है कॉम्बो। कॉम्बो में बेसिकली क्या होता है, मेरे को कंपैरिजन करना है वैल्यू के बेसिस पे। मैं यहाँ पे कॉर्नर में ले आता हूँ, कंपैरिजन करना है वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट प्राइस और एवरेज रिटेलिंग प्राइस के बेसिस पे दोनों में कंपैरिजन करना है। और जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, कि जो रिटेलिंग प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है हमेशा। रिटेलिंग प्राइस तो ज़्यादा ही होती है ना। तो एवरेज कॉस्ट की जो रिटेलिंग प्राइस होती है हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, मुझे पता है। तो इसलिए पता है मैंने क्या किया, जो रिटेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, रिटेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए मैंने रिटेल प्राइस को सेकेंडरी एक्सिस पे रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, ठीक है, इसे सेकेंडरी एक्सिस पे रखा। ये जो रिटेल प्राइस है इसमें सेकेंडरी एक्सिस मैंने टिक कर रखा था। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहे हो, देख रहे हो आप, ध्यान से देख सकते हो। ये दोनों ग्राफ सेम देख रहे हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना ये ग्राफ कैसे आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ कैसे आया। पहले मैं कहूँगा कि आपने इतना समझ लिया कि मैंने फिल्टर छोड़ो, फिल्टर आप कुछ भी रख सकते हो। रोज में मैंने प्रोडक्ट के ब्रांड रख दिए
और वैल्यूज़ में मैंने उनकी एवरेज कॉस्ट प्राइस और एवरेज ऑफ रिटेलिंग प्राइस रख दी। ठीक है, अब मेरे को कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले ये जो कॉलम है, कॉलम में बेसिकली मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। ये मत समझना कि मैंने कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ कॉलम में कुछ तो है, पक्का तूने कुछ ऐड कर दिया होगा। ना भाई, कुछ नहीं ऐड किया। ये पता है कैसे आया है? ये मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने जो ग्राफ सेलेक्ट किया ना, मैंने जैसे ग्राफ सेलेक्ट किया, पाइवट चार्ट पे जाओ और ये कॉम्बो वाला जो ग्राफ सेलेक्ट किया, ये इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिटेलिंग प्राइस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है प्रोडक्ट के कॉस्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस से रिटेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जो रिटेल प्राइस है उसे मैंने सेकेंडरी एक्सिस में चेक कर दिया। आप एक बार में दोनों को चेक नहीं कर सकते। देखो, आप या तो इसे चेक कर सकते हो या इसे चेक कर सकते हो एक बार में, या फिर इसे चेक कर सकते हो, दोनों को चेक नहीं कर सकते। तो आपको किसे चेक करना है हमेशा, क्योंकि रिटेल प्राइस ज़्यादा होती है। तो आपने सेकंड वालों को चेक किया और फिर आपने ओके दबा दिया। जैसे ही आपने ओके दबाया, आपके पास एक ग्राफ आ गया, ये वाला। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन की, डिफरेंट डिफरेंट। पहले फील्ड्स बटन को हटा दिया, उसके बाद आपने टाइटल लिख दिया, डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया। फिर यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो ऑरेंज डैश है, ठीक है, ये जो लेजेंड्स, ये जो इसे कहते हैं हम लेजेंड्स, लेजेंड्स हमें ये शो करते हैं कि हमने जिन जिन कलर्स का यूज कर रखा है अपने ग्राफ पे, वो क्या शो कर रहे हैं। तो एवरेज ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, ये जो ऑरेंज कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, लाइन चार्ट, बेसिकली ये लाइन चार्ट है ऑरेंज वाली, और ये ब्लू वाली बार चार्ट। तो ये लाइन और बार चार्ट का कॉम्बिनेशन चार्ट है, इसीलिए हम इसे कॉम्बो चार्ट कहते हैं। तो ये ऑरेंज वाली चार्ट ऊपर क्यों दिख रही है? ये इसलिए दिख रही है क्योंकि बेसिकली ऑन एन एवरेज जो रिटेल प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस रिटेल प्राइस से कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस थोड़ी नीचे दिख रही है बार चार्ट के फॉर्म में। तो यहाँ से सीधा सीधा कंपैरिजन हो जाता है कॉस्ट प्राइस और बार चार्ट में। आप कहीं भी ड्रैग करो, आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि एवरेज ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस पॉइंट्स हार्मोनियस वैल्यू इतना। ठीक है, एवरेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस, आप उसी लाइन के नीचे जाओ तो थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, किसी भी एक लाइन पे, जैसे यहाँ पे गया मैं, एवरेज ऑफ प्रोडक्ट रिटेल प्राइस 2.17। ठीक है, थोड़ा नीचे आओ, रिटेल प्राइस का और नीचे आओ थोड़ा, कॉस्ट प्राइस के लिए, एक मिनट। रिटेल प्राइस आपको दिख रहा है 2.27। अब जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कहीं पे, ठीक है, रिटेल प्राइस 1.35। फिर आप थोड़े नीचे आए, एक मिनट, ग्राफ सेलेक्ट हो गया है, आपने यहाँ देखा रिटेल प्राइस, थोड़ा आप नीचे आ जाओ, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम दिख गया, सिंपल सी बात है। कहीं भी आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे रिटेल प्राइस देखा, ठीक है, कितना 1.52, थोड़ा नीचे आ जाओ, कॉस्ट प्राइस 0.65, कम हो गया 1.52 से सीधा 0.65। आप कहीं और भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ चेक किया कि रिटेल प्राइस कितनी है, सेलेक्ट नहीं करना, एक मिनट, सेलेक्ट हो जाता है। मेरे को बस चेक करना है कि रिटेल प्राइस कितनी है। रिटेल प्राइस मेरे को दिख रही है 1.3412, मैं उसी से नीचे आ जाऊँगा। फिर से मैं देखता हूँ, 1.34125 रिटेल प्राइस है, मैं उसी से नीचे आऊँगा। अब कॉस्ट प्राइस देखो 0.495 घट गया। ठीक है, रिटेल प्राइस कितना था 1.3412, और कॉस्ट प्राइस नीचे आते ही घट गया 0.87। तो यहाँ से आप साफ साफ चेक कर सकते हो कि जो रिटेल प्राइस होती है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन वाले ग्राफ को यूज़ किया। तो अब इससे हमें क्या इंसाइट मिला, तो चलिए पहले मैं आपको फिल्टर्स बता देता हूँ। मैंने लो फैट, रिसाइक्लेबल, प्रोडक्ट रिटेल प्राइस और प्रोडक्ट की ब्रांड की मैंने फिल्टर्स ले लिया। अगर आपको फ्यूचर में यहाँ पे कुछ चेक करना हो, आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो। और 2 फिल्टर एक्स्ट्रा मैंने इसमें लिए, ये तो स्लाइसर्स हो गए हमारे। और जो फिल्टर्स मैंने लिया है प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंजेस करके देख सकते हो। ये 4 स्लाइसर्स मैंने ले लिए। चलिए अब हम इनसाइट्स देखते हैं, इनसाइट्स हमें मिला क्या। तो जब हमने कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों को मैंने आपस में कंपेयर किया, सभी प्रोडक्ट्स के लिए, जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं सभी के लिए, तो हमें मार्जिन एनालिसिस का पता लगा। बेसिकली मार्जिन एनालिसिस क्या होता है, हमें ये कंपैरिजन पता लगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कि रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बेसिकली हमें
पता लग जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हमने उन दोनों प्राइसों को, ठीक है, इन दोनों एवरेज प्राइस को, एवरेज कॉस्ट प्राइस और एवरेज रिटेल प्राइस को कंपैरिजन किया, तो हमें ये भी पता लगा कि हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन सा ब्रांड ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है, मतलब कि उसका दाम ज़्यादा है या फिर दाम हद से कम है, तो हमें ये भी पता लग गया। ठीक है, और इस कंपैरिजन के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइसिंग एफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली इस कंपैरिजन के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है उनमें बदलाव कर सकते हैं। अगर जैसे ओवर प्राइस्ड है तो उसे कम कर सकते हैं, अंडर प्राइस्ड है तो उसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस वर्सेस रिटेल प्राइस को कंपैरिजन करके ब्यूटीफुल इनसाइट्स निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमने अपने सभी के सभी पाइवेट टेबल्स को देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे डायनेमिक डैशबोर्ड के लिए। डायनेमिक डैशबोर्ड मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैसे बनता है। डायनेमिक डैशबोर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पाइवेट टेबल्स ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा सेट विच इज क्लीन्ड प्रॉपरली। ये कंडीशन होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डायनेमिक डैशबोर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पाइवेट टेबल्स ऑफ अ डेटा सेट विच इज क्लीन्ड। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम फाइनली जो कम, ये तो हमारा डेटा सेट है। फाइनली अब कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड, ये जो ब्लैंक शीट देख रहा है, यहाँ पे मैं आपको कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने की हम शुरुआत करते हैं। तो डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डैशबोर्ड के जिस शीट पे हो, ठीक है, कोई भी एक ब्लैंक शीट पे आ जाओ। ठीक है, ब्लैंक शीट पे, और इस पूरे फाइल में ही आपके डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट टेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी में आपने एक प्लस करके, यहाँ पे प्लस करके जाके आपने एक नया शीट बना लिया, उसका नाम आपने रखा कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहो तो आप एक बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हो कि वाइट बैकग्राउंड ना होके मैं कोई कलरफुल बैकग्राउंड लूँ और उसके ऊपर अपने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफ्स को रखूँ जहाँ पे मैं डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकूँ। या आप तो चाहो सिंपली वाइट पे रखो तो भी सही है, ना तो फिर कोई कलरफुल ले सकते हो। कैसे लेना है? इंसर्ट में गए, ठीक है, इलस्ट्रेशन में शेप्स में आपने सेलेक्ट किया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे बेसिकली आपने पूरा यहाँ पे ले लिया, इतना आप ले सकते हो, जैसे मैंने इतना लिया। ठीक है, ठीक है, आप इसको फ्यूचर में इंक्रीज भी कर सकते हो। अब इसमें से शेप फिल आप कलर चेंज कर लो। ठीक है, कौन सा कलर आप लेना चाहो जो आपको सही लगे। ठीक है, आप कौन सा कलर लोगे? चलो, मेरे को ये कलर सही लग रहा है, मैंने ये वाला ले लिया, ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये बैकग्राउंड मैंने डिसाइड कर ली। अब अब पहले मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग देनी होगी। हेडिंग सबसे ज़रूरी है। हेडिंग के लिए क्या करूँगा? फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। ठीक है, इंसर्ट पे गया, ये इलस्ट्रेशन में गया, शेप्स पे गया, फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया। मेरे को अब हेडिंग देनी है, थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट्स सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। इसे थोड़ा ब्यूटीफाई करो, कैसे करना है? टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ। ठीक है, इसे आप सेंटर पे लाओ, पहले सेंटर पे आप ले आए इसे। उसके बाद इसे बोल्ड कर दो, इसकी फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर दो। इंक्रीज कर दिया आपने। अब ब्यूटीफाई करना है तो इसे सेलेक्टेड रहने दो, शेप फॉर्मेट में जाओ, शेप इफेक्ट प्रीसेट में जाओ और ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लो। अब ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आप शेप फिल में कलर भी दूसरा ले सकते हो, जैसे मैं चाहूँ कि कौन सा कलर लूँ, मैं चाहूँ मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा कलर लूँ? ये वाला, ये वाला, चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ। प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? बेसिकली अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपका डैशबोर्ड लगभग बन चुका है, बस आपको उठा के यहाँ पे लाना है। मतलब उठा के लाना, ये क्या कह रहे हो? उठा के लाने का मतलब है कि आपने जितने भी चार्ट्स बनाए हैं ना,
सभी चार्ट्स को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट करो, यही काम है। कंट्रोल सी, कॉपी किया, वापस से उस डैशबोर्ड वाले पेज पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी, अरे एक मिनट, इसे आप छोटा कर दो साइज में, ठीक है। इसी तरीके से आपको जितने भी आपके पास अवेलेबल है सभी के सभी चार्ट्स आप लेके आओ। पाइवेट टेबल 1 से लेके आया, वैसे ही मैं 2 से लेके आऊँगा। यहाँ से फिर मैं गया, इसे मैंने कंट्रोल कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है। फिर से वापस से अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी, इसे आप साइड कर लो। तो इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, जितने भी अवेलेबल मेरे पास चार्ट्स हैं, ठीक है, मैं सभी को इस शीट पे ले आता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ना तो फिर ये दिक्कत दे सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब वन बाय वन मैं हर एक पाइवेट टेबल्स पे जाके उन पे जो मैंने चार्ट्स बना रखे हैं, जो ग्राफ्स बना रखे हैं, मैं वो उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने सभी पाइवेट टेबल पे जाके, सभी पाइवेट टेबल की शीट पे जाके उनके चार्ट्स को उठा के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आपको भी बिल्कुल सिमिलर काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इन सभी पाइवेट टेबल पे जाओ, डिफरेंट डिफरेंट पाइवेट टेबल्स हैं जितने मैंने बना रखे हैं, आप बनाओगे। वहाँ से जो जो चार्ट हैं, सिर्फ चार्ट्स, ठीक है, जो जो चार्ट्स, जो ग्राफ बना रखे हैं, उन्हें कंट्रोल सी से कॉपी करो और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। इतना आपने कर दिया। अब आपको यहाँ से स्लाइसर सेलेक्ट करने हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइसर सेलेक्ट करो और फिर उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका डायनेमिक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। तो स्लाइसर्स कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आप किसी भी एक पे सेलेक्ट करो, पाइवेट चार्ट में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर्स पे जाओ। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्लाइसर्स हो सकता है वो है प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट का ब्रांड, रिसाइक्लेबल है या नहीं, फिर प्राइस की रेंज की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस, ठीक है, और वेट रेंज, ठीक है, आप देख सकते हो। और आप चाहो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस को भी रख सकते हो। आपने इन सभी को सेलेक्ट करके ओके दबा दिया, ये सारे पाइवेट टेबल्स आ गए, ये सारे के सारे, मतलब सॉरी, ये स्लाइसर्स आ गए। इन सभी को क्या करो, डिज़ाइन करना है। तो आपने सेलेक्ट करके पहले एक लाइन में रख लो, ऐसे उठाओ, ऐसे लेके आओ। मैं बताता हूँ कलरिंग कैसे करना है। अब हर एक पे एक एक बार हाइट और विड्थ अप्लाई कर दो, एक एक माइनस कर दिया मैंने सब में, तब आप सबको एक साथ यूज कर पाओगे। सब में से मैंने एक एक माइनस कर दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं कंट्रोल दबा के और सभी स्लाइसर्स को एक साथ में विथ में इंक्रीज कर सकूँ, हाइट या फिर चौड़ाई इसकी कम या ज़्यादा कर सकूँ एक बार में, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे रैंडमली जाके सब पे हाइट और विड्थ एक एक बार एक एक चेंज अप्लाई करना होगा। कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं किसी एक को सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल दबा के रखूँगा, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने हाइट चेंज कर दिया। आप चाहो तो विथ भी चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर बढ़ा दो, ठीक। विथ आपने विथ बता दी। अब आप एक काम करो, इन सभी को कंबाइन कर दो, सेलेक्टेड रहने दो, सभी सेलेक्टेड है। यहाँ पे जाओ,
ग्रुप कर दो। अब एक ग्रुप में हो गए, इन्हें उठाओ, इसे नहीं, सॉरी, इसे, एक मिनट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। हम्म, ये एक बार में सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसे सेलेक्ट किया, एक मिनट, उठा के आप ऐसे नीचे इसे ले आओ, फिल्टर्स को, ठीक है, आप ऐसे ले आए। चलो, इसे मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर देता हूँ। वापस से मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के, ठीक है। वापस से मैं स्लाइसर्स पे गया, इनकी हाइट थोड़ी और छोटी कर देता हूँ, अब सही लग रहा है। हाइट छोटी कर दी मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं किसी दो ऐसे ग्राफ को लूँगा जिनकी मैं हाइट इंक्रीज करके इनके बगल में रख दूँगा, ताकि ये स्पेस फिल्ड हो जाए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितने भी स्लाइसर्स हैं इनको मैं कलरिंग कर देता हूँ। पहले इनके बीच के जो स्पेसेस हैं उन्हें दूर करके काफ़ी क्लोज क्लोज कर देता हूँ इन्हें। सेलेक्ट कर लिया। अब कलरिंग करना चाहते हो, स्लाइसर्स में जाओ, सेलेक्ट करके रखो, डाल इसमें कलर, ब्लू कलर डाल दिया, येलो कलर डाल दिया, सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया, ये वाला लाइट ब्लू डाल दिया, ठीक है। फिर इसे सेलेक्ट किया, ग्रे कलर डाल दिया, ठीक है। आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आपने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया। या फिर आप चाहो तो इसे ही येलो दे दो, इस वालों को, स्लाइसर में गए, येलो दे दिया। इस वाले को आप ब्लैक एंड वाइट दे दो, क्योंकि 0 और 1 में है, तो मुझे वही सही लग रहा है। अब ये ठीक हो गया आपका डैशबोर्ड। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को फिल करना ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी दो ग्राफ को, जैसे मैं इस ग्राफ को यहाँ से रिमूव करता हूँ थोड़ा, इस ग्राफ को यहाँ लेके आता हूँ, इस ग्राफ को उठा के यहाँ लाया, थोड़ा इसे लंबा खींचता हूँ, लंबा खींच सकता हूँ, हाँ, अच्छा ही दिखेगा लंबा खींचने पे भी। इसे मैं आधा आधा कर दूंगा, इन दोनों ग्राफों को, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसे उठा के मैं इधर ले आता हूँ, इसे मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। इसे भी मैं थोड़ा और लेंदी लंबा कर देता हूँ, ताकि थोड़ा एडजस्ट अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसकी इस वाले स्लाइसर की विड्थ थोड़ी पतली करूँगा, ताकि इन दोनों को थोड़ा इधर से एडजस्ट कर दूँ अच्छे से। देख सकते हो आप, एडजस्टमेंट चल रही है। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से आपका डायनेमिक डैशबोर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको बस एक काम करना है, जितने भी स्लाइसर्स हैं इन सभी को रिपोर्ट कनेक्शन कर देना, आपस में कनेक्ट कर दो। तब कनेक्ट करने के बाद फिर आप जो भी फिल्टर आप अप्लाई करोगे ये पूरे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होगा। कैसे? तो आप यहाँ से इस स्लाइसर को सेलेक्ट करो, स्लाइसर में जाओ, रिपोर्ट कनेक्शन, और सभी के लिए टिक कर दो, जितने भी चेक बॉक्स अनचेक हैं सभी के लिए टिक कर दो। जैसे आप और नीचे करोगे, 4, 5,
6 7 8 हो गया। ओके दबा दिया। इसी तरह से सभी स्लाइसर्स को आप रिपोर्ट कनेक्शन करो। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन 1 2 3 4 4 5 6 7 8 6 7 और 8 सभी से मैंने रिपोर्ट कनेक्शन कर दिया। वैसे ही सिमिलरली आप सभी स्लाइसर्स को रिपोर्ट कनेक्शन करो, करते जाओ, मेरे साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक किया, क्लिक किया, 4 5 6 सबसे कर दिया, ओके दबा दिया। अब सिमिलरली इन इन तीनों स्लाइसर्स को भी मैं कर दूंगा रिपोर्ट कनेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी स्लाइसर्स हैं सभी स्लाइसर्स का रिपोर्ट कनेक्शन अच्छे से कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, अब आपका डायनेमिक डैशबोर्ड एंड टू एंड फाइनल कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आप इस पे जो चाहिए फिल्टर्स अप्लाई करके देखिए। चलिए मैं अप्लाई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे को अमेरिकन कंपनी सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा ग्राफ चेंज हो गया। आपने देखा, सिर्फ अमेरिकन कंपनी के लिए। वापस मैं फ़िल्टर हटाता हूँ, देखो सिर्फ अमेरिकन कंपनी के लिए मैंने क्लिक किया, पूरा ग्राफ चेंज हो गया। इस अमेरिकन कंपनी को मैं देखना चाहूँगा कि प्रोडक्ट आईडी 1003 की कितनी सेल है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो रिसाइकलेबल है या नहीं। चलो मैं अब एमिगो नाम की कंपनी चेक करता हूँ कि उसमें से रिसाइकलेबल कितनी है। तो मुझे पता लग गया कि एमिगो नाम की कंपनी में रिसाइकलेबल कुछ इस तरीके से उनका ऑर्डर दिखता है, ठीक है। एमिगो कंपनी, ये ब्रांड वाइज प्रॉफिट एनालिसिस कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ है, ये ब्रांड वाइज प्रोडक्ट काउंट इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट निकालने में काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेंगी। चलो मैं फिल्टर्स हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने फिल्टर्स हटा दिया, तो ये एक एंड टू एंड कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड बन गया, ठीक है। एक बार चाहो तो आप किसी पे भी सिलेक्ट करो। चलो मैं एमिगो और कंट्रोल दबा के एक्रोन, ठीक है, इन दोनों का, और अमेरिकन कंट्रोल दबा के और अप्लाउस, इन चारों का देखता हूँ। इन चारों में मैं देखता हूँ कौन कौन रिसाइकलेबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट का वेट 7.32 है, शो हो गया मेरे को, ठीक है। रिटेल प्राइस भी चेक कर सकते हो, इसके बेसिस पे भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इन डेप्थ में जाके डीप फिल्टर करके आप अपने जो डायनेमिक डैशबोर्ड है यहाँ पे आप एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो और यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो जो आपके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मैं फिल्टर्स इन सब पर से हटा देता हूँ, मैं सारे पर से फिल्टर हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने, जब आप फिल्टर लगाते हो ना तो यहाँ पे एक रेड क्रॉस निशान आ जाता है, मतलब फिल्टर अप्लाई हो रखा है। आप फिल्टर हटा दो, ये रेड साइन हट जाएगा। देखो सारे स्लाइसर्स पेपर से मैंने फिल्टर हटा दिए और ये आपका एक एंड टू एंड कंबाइंड डायनेमिक डैशबोर्ड तैयार हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हुआ दोस्तों कि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला और मैंने आपको एक एंड टू एंड डायनेमिक डैशबोर्ड बेसिक टू लेके कॉर्पोरेट लेवल तक का आपने सिखा दिया, ठीक है। ये दोस्तों कोई नॉर्मल कंटेंट नहीं है, याद रखना, ये बेसिक से लेके मैंने आपको कॉर्पोरेट लेवल तक का कंटेंट दिया है। तो आप इसे जाओ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाइए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं अगर हो सके तो उन्हें नोट्स में लिख लीजिए और वैसे वैसे प्रैक्टिस करते हुए अपने लिए भी एक डैशबोर्ड बनाइए, ठीक है। इस डैशबोर्ड को बनाइए और अपने लिंक्डइन पे पेस्ट कीजिए। ये आपका एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे पाइवेट टेबल्स और डैशबोर्ड बनाकर रॉ डेटा को प्रोफेशनली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि
उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और रीच बढ़ती है, ताकि मैं और मोटिवेट होके अच्छे-अच्छे कंटेंट, एक्सट्रीम क्वालिटी कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट आपके लिए फ्री में ला सकूँ। और अगर आप एक्सेल को बेसिक से कॉर्पोरेट लेवल तक प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो सके। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा चाहिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पावरफुल एक्सेल लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।